नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा और मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि हम रोजाना कहते हैं आपको कि देखिए ये बुलेटिन लाने का मकसद ये है कि खबरें तो आपको बताए, साथ ही आपको ये भी कहें कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें क्योंकि फिट है वही हिट है। तो देश दुनिया की हर एक खबर, हर एक अपडेट के साथ में जानने के लिए तैयार हो जाइए। और बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की। आज संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है और आज राज्यसभा में ऑनलाइन गेमिंग पर बैन वाला बिल जो है वो पेश किया जाना है। आपको बता दें लोकसभा में पहले ही ये बिल पास हो चुका है और इस सबके बीच में आज राज्यसभा में इसको रखा जाएगा, जिसका उद्देश्य 45 करोड़ से अधिक लोगों को ऑनलाइन गेमिंग के खतरे से बचाना है। इस कानून के बनने से पैसे वाले सभी ऑनलाइन गेमिंग प्रतिबंधित हो जाएंगे, जिसकी वजह से लोगों को करीबन 20,000 करोड़ रुपए के नुकसान से बचाया जा सकता है, ये सरकार का कहना है। पूरे मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर रहा, जिससे कि सदन में कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में SIR के मुद्दे पर सदन में टकराव देखने को मिला है और आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन, आज भी हंगामे होने का आसार जो है वो नजर आ रहा है। हंगामा आज भी हो सकता है, जिस तरह से विपक्ष ने लगातार हंगामा किया है, चाहे वो SIR का मुद्दा हो, ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो। और आज क्योंकि सत्र का आखिरी दिन है तो विपक्ष जोरदार तरीके से अपनी बातों को रखना चाहेगा। तो इंडिया अलायंस के द्वारा बी सुदर्शन रेड्डी को वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, प्रत्याशी के तौर पर सामने रखा गया। आज 11:30 बजे पर्चा उनके द्वारा भरा जाएगा और जब वो पर्चा भर रहे होंगे तो इंडिया अलायंस के कई नेता जो है वो उनके प्रस्तावक बनेंगे। साथ ही साथ सोनिया गांधी और बताया जा रहा प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपील की है विपक्षी सांसदों से कि तमाम सांसद एकजुट हो और उपराष्ट्रपति उम्मीदवार यानी बी सुदर्शन रेड्डी को जिताने के लिए एक साथ आए। तो नॉमिनेशन के वक्त इंडी ब्लॉक के नेता मौजूद रहने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव साउथ वर्सेस साउथ हो गया है। आज इंडिया अलायंस के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी पर्चा दाखिल करेंगे। दक्षिण बनाम दक्षिण की इस जंग ने मुकाबले को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया, क्योंकि एनडीए के द्वारा भी दक्षिण से ही जो प्रत्याशी है वो रखा गया है। और चलिए बात करेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए अटैक की। जी हाँ, उन पर जो अटैक हुआ उसके बाद आरोपी धर दबोचा गया है। आज उसकी कोर्ट में पेशी होनी है ताकि रिमांड ली जा सके और रिमांड लेने के बाद ये जांच की जा सके कि आखिरकार उसने हमला किस मंशा से किया। किसी तरह की कोई साजिश तो नहीं थी, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है या नहीं, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि ये हमला जो है वो आम आदमी पार्टी ने करवाया है, इसका पॉलिटिकल कनेक्शन है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने खुद पर ही हमला करवाया। आपको डिटेल्स रिपोर्ट में दिखाते हैं। सीएम रेखा गुप्ता पर जानलेवा अटैक करने वाले आरोपी राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया की आज कोर्ट में पेशी है, लेकिन बुधवार को दिल्ली में जो हुआ उसे देखकर सुनकर देश हैरान है। सीएम रेखा गुप्ता अपने आवास पर जन सुनवाई कर रही थी। इसी जन सुनवाई में शिकायतकर्ता बनकर हमलावर भी पहुंच गया। हमलावर शिकायत देने के लिए कतार में लगा था, लेकिन अचानक लाइन तोड़कर आगे आ गया। सीएम का हाथ पकड़ लिया, खींचने की कोशिश की और धक्का दे दिया। धक्का लगने से सीएम वहां पे रखी टेबल से टकरा गई, जिसकी वजह से सीएम रेखा गुप्ता के कंधे और सिर में चोट आई है। 1 मिनट के अंदर ही ये सब हो गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक हमलावर ने अटैक कर दिया था। हालांकि हमलावर को तुरंत पकड़ लिया गया। उसकी फोटो भी सामने आई है और इसके बारे में जानकारी निकाली गई तो पता चला कि आरोपी राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। पहले से ही आरोपी हिस्ट्री शीटर है। उस पर पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। 3 केस शराब तस्करी के और 2 केस मारपीट के हैं। इस हमलावर की मंशा क्या थी, इसकी जांच पुलिस कर रही है। बीजेपी भी हैरान है, परेशान है। दिल्ली की सीएम पर इस तरह हमला हो जाना, इसके पीछे बीजेपी को साजिश लग रही है। रेखा गुप्ता पर हमले के बाद बीजेपी के नेता सीएम से मिलने गए और उन्होंने क्या कहा, पहले वो समझिए।
जो हमला हुआ है बहुत ही नफरत से भरा हुआ और एक तरह से ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति जो है वो बहुत खराब इरादे के साथ, बहुत ही बुरे इरादे के साथ वो व्यक्ति आया था। हमला साधारण हमला नहीं है, बहुत ही गंभीर हमला है। मुख्यमंत्री जी को जमीन पर गिराकर मारने का प्रयास किया गया है। विभत्स हमला, हमने इस प्रकार का हमला दिल्ली की राजनीति में कभी नहीं देखा है। सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के बाद दिल्ली में सियासत हाई है। दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने आरोप लगाया कि आरोपी राजेश खिमजी सकारिया का आम आदमी पार्टी गुजरात के नेता गोपाल इटालिया से कनेक्शन है। इसके लिए हरीश खुराना ने एक फोटो भी दिखाई और ये कहा कि जिसका शक था वही हुआ। अरविंद केजरीवाल के खास गोपाल इटालिया के साथ ये फोटो बहुत कुछ कह रही है। मुख्यमंत्री जी दिल्ली की रात दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। हालांकि बीजेपी के इस दावे को गोपाल इटालिया ने खारिज कर दिया। गोपाल इटालिया का दावा है कि आरोपी हमलावर के साथ उनकी जो फोटो दिखाई जा रही है वो AI जनरेटेड फोटो है। उनके किसी वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर उसमें AI के जरिए हमलावर की फोटो लगा दी गई है। उधर कांग्रेस ने रेखा गुप्ता पर हमले के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया है। कहा है कि लोगों में बीजेपी सरकार के खिलाफ गुस्सा है। बीजेपी खुद हिंसा की जननी है और लोग बीजेपी से नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी तो हिंसा की अम्मा है, जननी है। देखना पड़ेगा जब लोग पानी में डूब के आएंगे, जो वादे किए गए थे उखड़ी सड़कों पे चलेंगे, लोगों में गुस्सा है, झूठ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो जिसने ये किया है जांच होनी चाहिए, उसने किया है या जैसे भाजपा कहती थी अरविंद के बाद तो उन्होंने करवाया था, तो अपना भी देख लें करवाया है या हुआ है। कुल मिलाकर आरोपी ने किस मकसद से दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया, ये तो जांच का विषय है। पुलिस इसकी जांच करेगी और कोर्ट इसका विश्लेषण कर फैसला सुनाएगी। लेकिन इतना तय है कि इस मुद्दे पर दिल्ली में अभी सियासत और गरमाने वाली है। और इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मध्यम दूरी तक की रेंज वाली ये बैलिस्टिक मिसाइल है और जाहिर सी बात है भारतवासियों के लिए भी खुशी की बात है, क्योंकि देखिए भारत कितना सशक्त बन रहा है। इसका जो परीक्षण है वो ओडिशा के चांदीपुर केंद्र में किया गया है। मिसाइल का परीक्षण भारत ने अपनी रक्षा शक्ति में जबरदस्त इजाफा किया है। तो भारत ने अपनी रक्षा शक्ति में इजाफा यहाँ पर किया। डिफेंस सेक्टर में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ दिया है। ये तस्वीरें देखिए, भारत ने ओडिशा के चांदीपुरा केंद्र से अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया। ये सफल परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के देखरेख में हुआ है। इस मिसाइल की रेंज 4790 किलोमीटर है। अब भारत की क्षमता जो है चीन के भीतर तक हो चुकी है। खबर बिहार से है। बिहार के सिवान में एक बार फिर से शहाबुद्दीन एंड फैमिली चर्चा में है। तो दरअसल मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे जो हैं वो आरजेडी से कौन सी सीट से लड़ने वाले चुनाव, ये क्लियर कर दिया गया। आपको डिटेल्स दिखाते हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम की चर्चा है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की सीट आरजेडी ने करीब करीब फाइनल कर दी है। हरिशंकर यादव जो रघुनाथपुर के सिटिंग विधायक हैं, उन्होंने खुद अपने हाथों से ओसामा को पगड़ी बांधी। इससे साफ हो गया कि ओसामा शहाब की रघुनाथपुर सीट से सीट लगभग पक्की है। ओसामा साहब को रघुनाथपुर के जिम्मेवारी के लिए आपके सभी लोगों के तरफ से हम लोग इनको मान सम्मान के साथ पगड़ी बांधने का काम करने वाले।
इस साल अप्रैल में शहाबुद्दीन की बीवी हेना शहाब ने लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिलकर रघुनाथपुर से बेटे ओसामा को लड़ाने की इच्छा जाहिर की थी। आरजेडी का टिकट का आशीर्वाद मिलने के बाद ओसामा शहाब ने लोगों से अपील की कि वो जिस तरह से हरिशंकर यादव को अपना आशीर्वाद दिए हैं उन पर भी कृपा बनाए रखिए। कुल मिलाकर सीवान की सियासत दशकों से शहाबुद्दीन एंड फैमिली के रेडियस में ही घूमती रहती है। और वाराणसी से इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। यहाँ इमामबाड़े पर तलवार लटक रही है। दरअसल बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल इमामबाड़े को अल्टीमेटम दिया गया है। 48 घंटे का वक्त जो है वो इमामबाड़े को दिया गया है दस्तावेज दिखाने के लिए। दरअसल लगातार यूपी सरकार, योगी सरकार अवैध कब्जों के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और उसी कड़ी में अब इमामबाड़े को लेकर भी ये जानकारी मिली है। और इस सब के बीच वाराणसी में इमामबाड़े पर बुलडोजर की तलवार लटकी है। मर्दाना इमामबाड़े को लेकर अब विवाद बहुत ज्यादा गहरा गया है। इमामबाड़े के अंदर कुआं और मूर्तियां मौजूद हैं, ये कहा जा रहा है। और टाइम्स नाउ नव भारत के संवाददाता आशुतोष ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया। आप भी देखिए। इस वक्त हम वाराणसी के दुर्गा कुंड इलाके में मौजूद हैं और इस इलाके में बने एक इमामबाड़े पर अब बुलडोजर एक्शन की तलवार लटक रही है। मेरे ठीक पीछे ये मर्दाना इमामबाड़ा है और कहा यह जा रहा है कि ये जो इमामबाड़ा बना है वो नगर निगम की जमीन पर अवैध तरीके से इसे बनाया गया है और इसे लेकर बाकायदे नगर निगम की ओर से एक नोटिस भी जारी की गई है और कहा यह गया है कि 48 घंटे के अंदर अगर इमामबाड़े से जुड़े हुए जो लोग हैं वो सबूत नहीं पेश करते हैं, कागजात नहीं दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। और इसे लेकर अब इस पूरे इलाके में हलचल बढ़ गई है। खासतौर से जो मुस्लिम पक्ष है उसके अंदर खलबली देखने को मिल रही है। नगर निगम का ये कहना है कि ये जो इमामबाड़ा बना है वो बिल्कुल अवैध तरीके से बनाया गया है। स्थानीय लोगों से भी जब हमने बात की तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि 1990 के पहले तक यहाँ पर ये जो इमामबाड़ा आप देख रहे हैं इसका कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि यहाँ पर एक खंडहर था, इसके अंदर एक कुआं था जहाँ पर जो श्रद्धालु थे वो बैठकर पूजा पाठ करते थे। बाद में 1990 के बाद से जब हालात बदलते हैं तब कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पक्ष से जुड़े जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर कब्जा किया और बाकायदे अब यहाँ पर वक्फ बोर्ड का एक जो पोस्टर है वो भी यहाँ पर लगा दिया गया। देखिए वक्फ रजिस्ट्रेशन संख्या 2048A के तहत ये लगाया गया है और कहा ये बताया ये जा रहा है कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। जबकि नगर निगम का कहना ये है कि जो मुख्य जो इमामबाड़ा है वो ठीक सामने मेरे देखिए आप कि ये ठीक मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये गुंबद है, ये मुख्य जो इमामबाड़ा है वो, और इसी की आड़ में यहाँ पर बाकायदे कब्जा किया गया और लगभग 2500 स्क्वायर फीट की जो जमीन थी उसको कब्जा कर लिया गया। तस्वीरें आप देखिए कि इस इमामबाड़े के अंदर की हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुख्य इमामबाड़ा है और कहा यह जा रहा है कि इस इमामबाड़े की ही आड़ में धीरे धीरे यहाँ पर जो मुस्लिम पक्ष ने कब्जा किया और उसके बाद यहाँ पर एक और जो इमामबाड़ा है जिसे मर्दाना इमामबाड़ा कहा जाता है उसका निर्माण किया गया। नगर निगम की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि ये जो इमामबाड़ा है वो अवैध तरीके से बनाया गया है और इसको लेकर बाकायदे नोटिस भी जारी की गई है। हालांकि अब देखना यह है कि मुस्लिम पक्ष क्या इस इमामबाड़े से जुड़े हुए जो सबूत है वो दिखा पाता है या नहीं दिखा पाता है। दूसरी बात, हम आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो मेरे ठीक सामने देखिए यहाँ से इस इमामबाड़े से बमुश्किल से 25 से 30 मीटर की ही दूरी पर वाराणसी का जो सबसे प्राचीन दुर्गा मंदिर है वो स्थित है और इसके ठीक सामने ये इमामबाड़ा बनाया गया है और अब इसे लेकर कहीं ना कहीं जो विवाद की स्थिति है वो गहराती जा रही है। अब देखना यह है कि क्या 48 घंटे के बाद यहाँ पर बुलडोजर एक्शन होता है या फिर वह हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच में यानी नगर निगम और जो मुस्लिम पक्ष है वो आमने सामने बैठकर इस मामले का कोई हल निकाल पाते हैं या नहीं। मर्दाना इमामबाड़े को लेकर लोगों का आरोप ये है कि यहाँ पर जो है वो खुलेआम गुंडागर्दी होती है और लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर अंदर एक मंदिर मौजूद था छोटा, उसके बाद में कब्जा करके इमामबाड़ा बना दिया गया। डिटेल्स आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं।
आज तक कागजात कभी दिखा नहीं पाए। जब जब इनसे कागजात मांगा गया ये गायब हो जाते हैं। ये अभी बांधे हर साल दुलदुल में ये अपना निर्माण नया कराने के लिए इसको तोड़ते हैं, उसके बाद नया निर्माण कराते हैं, रात बिरात कराते हैं। उसके बाद सरकारी नाला है वहां पर, आप लोग देख लें, वहां सरकारी नाला है जिसे बंद कर लिया है। वहां से आम आदमी का जाने का रास्ता था, 20 साल से लोग आ रहे थे, जो रास्ता ये हमेशा बंद कर दिए। अभी ये तत्काल बंद किए हैं। तो नगर निगम यहाँ पे आया, जब अपना बोर्ड लगाया तो ये 20-25 लोगों की भीड़ बुला करके यहाँ पे आपसी सौहार्द बिगाड़ने के लिए बलबा करने लगे, नाटक करने लगे। तो माहौल न बिगड़े इसके लिए नगर निगम और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी गुंडागर्दी ये चलेगा क्या? पूर्ण रूप से गुंडागर्दी कर रहे हैं ये लोग, अपने समाज और धर्म के नाम पे पूर्ण रूप से कब्जा कर रहे हैं धर्म के आड़ में। खाली अपराध को शरण दिया जाए। यहाँ पे पीछे कुआं है, पुराने जमाने के किसी भी बुजुर्ग से पूछिए, लोग वहाँ बैठ के भर के पानी पीते थे और ये पूरा कुआं भर करके ये बंद करके कमरा बना लिए। अवैध कब्जा नहीं है तो क्या है ये सब? मेरा घर तो यहीं पे है, मैं यहाँ से तीसरा घर मेरा ही है। क्योंकि बचपन में हमको लगता है कि मेरी अवस्था 42 साल हो गई। जब मैं लगभग 3-4-5 साल का था, यहाँ पे कुछ नहीं था। एक अंदर कुआं है, एक छोटा सा मंदिर हुआ करता रहा। आज से लगभग 35-36 साल पहले, लगभग हमको याद है 4-5 साल में था, तो यहाँ से ताजिया जा रहा था। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ ताजिया रखा रेस्ट करने के लिए, और रखने के बाद से उसके बाद उन लोगों का निर्माण शुरू हो गया। उस समय छोटे सही में मैं देख रहा हूँ। इस पूरे मामले को लेकर हमने इमामबाड़ा के लोगों का भी पक्ष जानने की कोशिश की, जो कि ये कहते हुए नजर आए कि ये वक्फ की संपत्ति है। लेकिन कागज जब दिखाने की बात सामने आ रही है तो लोग जो है टालमटोल करते नजर आ रहे हैं। आप भी सुनिए। इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मर्दाना इमामबाड़े के जो मुतवल्ली हैं मिर्जा प्यारे हसन जी हैं। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, अल्टीमेटम की मियाद अब खत्म हो जाएगी। क्या आप लोग इस इमामबाड़े से जब जुड़े जो सबूत हैं, जो कागजात हैं, वो उन्होंने नगर निगम को आपने दे दिए हैं? नगर निगम के लोग आए तो हमको दे दिखा दे, है रखा हुआ है। जांच करने के लिए टीम आई थी राजस्व की, तो इस दौरान विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था, विरोध का सामना करना पड़ा। जब 150 जैसा कि लोग आ रहे हैं बिना बताए हुए, तो भाई हमको तो भाई करना पड़ेगा ना। वो आए थे तार लेके घेरने के लिए, बैरिकेडिंग करने के लिए आए। कोई नोटिस दिए? कल कोई नोटिस नहीं दिया, ऐसे ही आगे थे। वहाँ प्रोग्राम मेरा भी कल हुआ है। तो कहा यह जा रहा है कि जो मूल जो प्राचीन जो इमामबाड़ा है वो ये जनाना इमामबाड़ा है, और उसकी आड़ में आप लोगों ने इसको कब्जा कर लिया 1990। आप अपनी बोलेंगे? हम ये जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है। हाँ, तो हमको तो माफिया बना दिया गया, वो माफिया बना दिया गया। ये 5 करोड़ की जमीन को हमने वो किया हुआ, दाम भी निकाल लिया हम लोगों ने, तो इसकी कोई कीमत ही नहीं समझा। अच्छा, ये कब बना था ये इमामबाड़ा? इसकी कब बनाया गया? ये 400-500 साल पहले का है। ये वाली भी बिल्डिंग पहले से? जी हाँ, इसको विकास प्राधिकरण ने गिराई थी। वो बाउंड्री वाला आपको दिख रहा है, वो देखिए, उधर कैमरा कीजिए, वो बाउंड्री पूरे चारों तरफ थी। ये नवाब साहब का अहाता था 4 बीघा 18 डिसमिल में। तो जो नगर निगम की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि नहीं उनकी जमीन है, नगर निगम ने दावा किया था, एक्वायर किया है पूरे को उसने, वो इसको दिया है हमको धार्मिक प्रयोजन के लिए, इस जमीन को दिया है। ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है? जी हाँ, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो क्या आप लोग मतलब फिर कागज देने में क्या दिक्कत है? आप लोग दे देते, बवाल खत्म हो जाता। फिर आप अपने ही मन से बोल रहे, हम कागज नहीं देंगे। हमारा तो यहाँ पे जो प्रोग्राम है अभी 2 महीना 9 दिन का, हम लोग शिया बिरादरी से हैं जी। हम लोग शिया बिरादरी से। आपने दे दिया है, हम वही पूछ रहे हैं। नहीं दिया नहीं है, देंगे, खाली समय होगा तभी ना। अभी हमारा प्रयोजन चल रहा है, अभी कल हमारा प्रोग्राम हुआ है। और फिट इंडिया के और खबर साउथ दिल्ली से मिल रही है, जहां ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है एक ही परिवार के 3 लोगों के शव बरामद हुए। लेकिन बड़ा सवाल इसलिए खड़ा किया जा रहा है क्योंकि एक ही परिवार में पिता, माता और भाई की हत्या करने वाला आरोपी फिलहाल आखिरकार उसके द्वारा ये क्यों किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। दरअसल पिता, माता और बड़ा भाई बताया जा रहा है जिसके शव बरामद हुआ है, और हत्या का आरोप जो है वो छोटे भाई के ऊपर लगा है, जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। इस सनसनीखेज वारदात के आने के बाद में, खुलासा होने के बाद में लोगों के बीच में दहशत है। डिटेल्स आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। साउथ दिल्ली में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, एक ही परिवार के 3 शव बरामद हुए, चौथा सदस्य गायब। आखिर क्या है राज? साउथ दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ घर के अंदर से 3 शव बरामद हुए हैं, जिसमें एक महिला और 2 युवक शामिल हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर को पूरी तरह से सील कर दिया और आगे सबूत जुटा रही है।
पुलिस को मृतक महिला का मुंह बंधा हुआ मिला। वहीं ग्राउंड फ्लोर पर खून से लथपथ 2 शव पड़े मिले। दरअसल ये मामला साउथ दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके का है। एक घर में 4 सदस्यों का परिवार रहता है, जिसमें माता पिता और 2 बेटे थे। सतवाड़ी खर्क गांव के ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद वहां का मंजर बेहद खौफनाक था। एक ही घर में खून से सनी 3 लाशों के मिलने से सनसनी फैल गई। गांव में एक फैमिली थी जो 4 लोगों पे हुई थी। 4 लोग उसमें थे, उसमें से 3 लोगों का मर्डर हो गया है। चौथा आदमी जो बेटा है वो फरार है। अब हकीकत क्या है क्या नहीं है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसके बाद पुलिस को परिवार का 14 सदस्य सिद्धार्थ घर से गायब मिला। स्थानीय लोगों से पूछताछ में पता चला कि सिद्धार्थ मानसिक बीमारी का इलाज करा रहा था। इतना ही नहीं, प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया कि सिद्धार्थ ने किसी से कहा था कि उसने अपने परिवार की हत्या कर दी है। पुलिस की टीम सिद्धार्थ की तलाश में जुटी है। उम्मीद है कि सिद्धार्थ के मिलते ही हत्या की गुत्थी सुलझ जाएगी। अब सतना से आपको खबर बताते हैं, जहां सरकारी स्कूल से एक तस्वीर ऐसी सामने आई है जो फिर से सवाल खड़े करती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो थे वो अपने गुरुजी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जो शिक्षक था वो पढ़ाई कराने आने की बजाय सोता हुआ नजर आया। उसी बीच किसी ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। आपको दिखाते हैं डिटेल्स। सतना के हाई स्कूल में गजब ही चल रहा है। बच्चे क्लास में इंतजार कर रहे हैं और गुरुजी ऑफिस में सो रहे हैं। देख लीजिए, आपके बच्चों का भविष्य अगर ऐसे शिक्षकों के हाथ में है तो फिर क्या ही हो सकता है। शिक्षक का नाम शिव कुमार चौधरी है और वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की बजाय अपनी कुर्सी पर आराम फरमाते नजर आए। ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार हुआ हो कि गुरुजी को नींद लग गई हो। जनाब अक्सर ऐसी करतूत करते पकड़े गए हैं। उनकी इन्हीं हरकतों से आजिज होकर किसी ने गुरुजी के सोने की तस्वीर बना ली और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सरकारी स्कूल में लापरवाही का यह पूरा मामला सतना जिले के रामा बाघेला विकास खंड का है, जहां हाई स्कूल के पदस्थ शिक्षक बच्चों को पढ़ाने की बजाय कुर्सी पर आराम फरमाते नजर आए। आसमानी आफत इन दिनों हर जगह पर कोहराम मचा रही है। कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर मवेशी, घर, मकान, दुकान सब कुछ तिनके की तरह बहते हुए नजर आ रहे हैं। पंचकुला से तस्वीरें सामने आई हैं जहां मवेशी भी जद्दोजहद करते हुए देखे जा सके। सैलाब की चपेट में आने के बाद वो कैसे इससे निकल सके, इसकी कोशिश करते हुए देखे गए। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। ये देखो, इधर देखो, इधर। पानी का ये वेग किसी को भी खौफजदा करने के लिए काफी है। सब कुछ बहा लेने पर आमादा इस सैलाब में कुछ जिंदगियां आफत में दिखाई दे रही हैं। नदी के तेज बहाव की इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, कैसे तेज बहाव में पशु भी बहते नजर आ रहे हैं। पानी का सैलाब इतना तेज है कि मवेशी अपने आप को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये तस्वीरें पंचकूला के नाडा गांव में बहने वाली बरसाती नदी की है, जिसमें लगातार बारिश होने से बाढ़ के हालात बन गए हैं। तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि कैसे नदी के तेज बहाव में गाय और भैंसें बहती नजर आ रही हैं। पानी के वेग के आगे सब के सब बेबस हैं। देखिए, वीडियो में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई मवेशी बह रहे हैं। कुछ पशुओं को तो किनारा मिल गया, जबकि कई तेज बहाव में बहते नजर आ रहे हैं। खुद को बचाने के लिए मशक्कत करते दिख रहे हैं। बरसाती नदी में पशुओं के बहने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब जिस तरह से आसमानी आफत से इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ बारिश का सितम लगातार पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। खंडवा से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें आप देखकर समझ पाएंगे कि हाट बाजार में कैसे सैलाब की चपेट से बचने के लिए लोग इधर उधर भागते नजर आए हैं और यहाँ पानी ने किस तरह से कहर बरपाया है। यहाँ पर पानी के आगे जिंदगियां बेबस नजर आई। रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत ट्रैक्टर के जरिए आगे बढ़ाया गया, लेकिन इस सब के बीच में एक महिला ट्रैक्टर से फिसल जाती है, बहाव में बह जाती है। हालांकि गनीमत की बात ये रही कि लोगों ने वक्त रहते, समय रहते इस महिला की जान बचा ली, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। डिटेल्स देखिए। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। पानी के तेज बहाव को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे साक्षात काल मंडरा रहा हो। कुछ ही घंटों की हुई तेज बारिश से कावेरी नदी में बाढ़ आ गई। हाट बाजार के लिए गांव से बाहर गए लोग शाम होते होते तेज बहाव में फंस गए।
अचानक आई बाढ़ से लोग संभल पाते, इससे पहले ही रपटे का पानी दुकानों के सामान को बहाने लगा। पानी के तेज बहाव में सब कुछ बहने लगा। इस दौरान कुछ लोग अपना सामान लेकर रपटे को पार करने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त एक महिला का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पानी के बहाव में बहने लगती है। तभी उसके पास मौजूद लोगों ने बड़ी मशक्कत के साथ महिला को बचा लिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि महिला को बचाने के लिए कैसे जद्दोजहद करनी पड़ी। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाती तो महिला की जान भी जा सकती थी। बताया जा रहा है कि तेज बहाव में 3 मोटरसाइकिलें भी बह गईं। पानी में फंसे लोगों को ट्रैक्टर पर बैठा कर गांव तक पहुंचाया गया। लेकिन इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई डरावनी हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश से बाढ़ के हालात हैं। खंडवा से आई ये तस्वीर भी खौफजदा करने वाली है। अच्छी बात ये रही कि यहाँ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लगातार हो रही बारिश की वजह से सूरत के जो नजारे हैं वो भी बदले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सड़कें समंदर में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही हैं। जहां भी आप देखेंगे, जिन इलाकों पर भी नजर डालेंगे, पानी ही पानी आपको नजर आएगा। कहीं घुटनों तक तो कहीं कमर तक पानी में लोग डूबे हुए नजर आ जाएंगे। लोग कैसे त्राहिमाम कर रहे हैं, एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। तस्वीरों को देखिए, जिधर भी देखिए पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सड़क पर समंदर बह रहा हो। घुटनों से लेकर कमर तक पानी। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। सूरत में पिछले कुछ घंटों से लगातार हो रही बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग की तरफ से पूरे सूरत जिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऐसी उम्मीद है कि अभी 1-2 दिन तक सूरत में ऐसे ही बारिश के हालात बने रहेंगे। सूरत के कतार गांव, सिगनपुर, डभोली समेत कई इलाकों में जल भराव हो गया है। सड़कों पर घुटनों तक पानी लगा है। यातायात पूरी तरह से ठप है। ऐसा लगता है कि जल का कर्फ्यू लग गया हो। जिंदगी पूरी तरह से पानी की कैदी बन गई है। नगर पालिका की टीम इलाके को जल भराव से निजात दिलाने का काम कर रही है। कर्मचारी जुटे हुए हैं कि कैसे जल्द से जल्द जल भराव की समस्या को दूर किया जाए ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। अब देखिए, लगातार बाढ़ बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतें इतनी बढ़ गई हैं कि गुजरात के अमरेली से हैरान करने वाली खबर मिली है। यहाँ पर कई सारे मछुआरे जो लापता हुए थे वो अभी तक लापता ही हैं, जिनमें से कुछ का ही रेस्क्यू किया जा चुका है। दरअसल रेस्क्यू टीम जुटी हुई है ताकि मछुआरों का पता लगा सके, लेकिन अभी तक मात्र कुछ ही मछुआरों का पता लगाया जा सका है। 60 से 70 मछुआरों की नाव अभी भी लापता बताई जा रही है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। समुद्री लहरों के बीच गोता खाती नाव, कभी बाएं तो कभी दाएं हिचकोले खाती नावें। लहरों के बीच जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। समुद्र के अंदर जिंदगी बचाने की जंग लड़ती ये नाव की तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये नाव समुद्र में समा जाएगी। लहरों के बीच जिंदगी बचाने की ये जंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसी जानकारी मिली थी कि समुद्र की तेज लहरों में मछुआरों को लेकर गई 3 नाव पलट गई हैं, जिसमें 27 मछुआरे समुद्र में लापता हो गए। 18 मछुआरों को तो बचा लिया गया, उनका सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन बाकी के मछुआरों की तलाश की जा रही है। कोस्ट गार्ड की मदद से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लापता मछुआरों की खोज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल सका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 12 टीम आपात स्थिति से निपटने के लिए लगाई गई हैं। खराब मौसम की वजह से खोज और बचाव अभियान में काफी दिक्कतें आ रही हैं। बारिश के पानी में शेर, लहरों के बीच फंसा शेर। अमरेली से ही एक और तस्वीर आई है, जहां पानी के तेज बहाव में एक शेर के फंसने का वीडियो सामने आया है। पीपावाव क्षेत्र की समुद्री खाड़ी में शेर के फंसे होने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है और उसी के बीच में एक शेर फंसा हुआ है। शेर इस पानी के चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कोशिश करता नजर आ रहा है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि काफी देर की मशक्कत के बाद आखिरकार वो पानी से बाहर आ ही जाता है।
मौजूदा वक्त में आधे से ज्यादा हिंदुस्तान बाढ़ बारिश की चपेट में नजर आ रहा है। जगह जगह से चाहे हिमाचल हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो या फिर अन्य राज्यों हो, बाढ़ बारिश की डरा देने वाली हाहाकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आलम ये है कि लोग घर बार छोड़कर या तो सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं, कहीं तो गुरुद्वारे में शरण ले रखी है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, आप समझ पाएंगे कि हालात अभी क्या है। दहशत में डालने वाली जल सैलाब की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की हैं, जो इन दिनों मानसून के कहर का सामना कर रहा है। कुल्लू में भारी बारिश की वजह से निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि लोगों को अनहोनी का डर सता रहा है। ऐसा ही कुछ हाल ऊना और मंडी जिलों का भी है, जहां जनजीवन अस्त व्यस्त होने की वजह से स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। हालात पंजाब के होशियारपुर के भी सही नहीं है। यहाँ ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद आई बाढ़ से कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। मजबूरी में अगर निकलना भी पड़े तो नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। इस वक्त हम होशियारपुर जिले में हैं और टांडा के पास एक गांव है अब्दुल्लापुर। यहाँ ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से पूरा गांव इसकी चपेट में आ गया है और हालात ये हो गए हैं कि गांव का जो संपर्क है वो जिला मुख्यालय से पूरी तरीके से कट गया है। यहाँ सिर्फ नाव से ही जाया जा सकता है। इस वक्त हम एक छोटी नाव में सवार हैं और जा रहे हैं अब्दुल्लापुर गांव की तरफ। लेकिन इस बीच देखिए आप यहाँ पर कितनी मात्रा में जो पानी है वो आ गया। दरअसल पोंग डैम से हाल ही में पानी छोड़ा गया था क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ रहा था, जिसके बाद ब्यास के आसपास का जो इलाका है, नदी के आसपास जो गांव थे, उनके अंदर पानी घुस गया है। टांडा का अब्दुल्लापुर सूना पड़ा हुआ है। जान बचाने के लिए लोग गुरुद्वारे में शरण लेने को मजबूर हैं। इस वक्त हम एक गुरुद्वारे में हैं और इसी गुरुद्वारे में अब्दुल्लापुर गांव के कई जो परिवार हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। पिछले करीब 12 दिनों से ये लोग यहाँ पर हैं और आप देखिए किस तरीके से बर्तन, बिस्तर, जो भी जरूरी सामान है रोजमर्रा का, उसको लेकर यहाँ पर ये लोग आए हुए हैं और यहीं पर गुजर बसर कर रहे हैं। पानी कब उतरेगा अभी इसके बारे में कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से हालात हैं। बाढ़ की वजह से लोगों को बेघर होना पड़ा है, अपना घर छोड़कर यहाँ सुरक्षित स्थानों पर आना पड़ा है। उधर मुंबई भी मानसून का सबसे ज्यादा शिकार हुआ है। वसई, विरार और पालघर में हालात बेहद बुरे हो चुके हैं। वसई में लोग सड़कों पर भरे पानी की वजह से ट्रैक्टर की मदद लेने को मजबूर हैं। वहीं पालघर में वैतरणा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ चुका है। नदी का पानी मुख्य सड़क पर आ जाने से मनोर और पालघर का संपर्क टूट गया है। आधे हिंदुस्तान में एक तरफ बाढ़ बारिश का सितम जारी है तो दूसरी तरफ बारिश के लिए टोटके अपनाए जा रहे हैं। राजस्थान के झालावाड़ से जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो खबर सामने आई है, आपको हैरान कर देगी। अब आप सोचिए, यहाँ पर कुछ लोग गधे को गुलाब जामुन खिला रहे हैं कि बारिश आ जाए। गधे की पीठ पर चढ़कर शमशान के चक्कर भी लगा रहे हैं और क्या कुछ किया जा रहा है रिपोर्ट में देख लीजिए। एक तरफ आधा हिंदुस्तान बारिश की चपेट में है। जनता बाढ़ और बारिश से हाहाकार कर रही है, त्राहिमाम मचा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ बारिश के लिए इंद्रदेव को मनाने की कोशिश की जा रही है। इन तस्वीरों को देखकर आप विज्ञान को भूल जाइए। कुछ देर के लिए साइंस की किताब बंद कर दीजिए। रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए अजीबोगरीब टोटका किया जा रहा है। देखिए कैसे एक शख्स थाली पीटता हुआ आगे आगे चल रहा है। उसके पीछे एक शख्स गधे पर उल्टा बैठा हुआ है और मुक्तिधाम में फेरे पर फेरे लिए जा रहे हैं। बात यहीं खत्म नहीं हुई। गधे को बाकायदा गुलाब जामुन खिलाया जाता है, पूजा पाठ की जा रही है, गांव के बाहर उज्जैनी मनाई जा रही है ताकि किसी भी तरह इंद्रदेव को खुश किया जा सके। एक तरफ जहां बारिश से रेगिस्तान पानी पानी हो गया, वहीं झालावाड़ बूंद बूंद बारिश के लिए तरस रहा है। इसलिए वहां बारिश के लिए ग्रामीण टोटके का सहारा ले रहे हैं। अच्छी बारिश के लिए पारंपरिक तरीके से ग्रामीणों ने देवताओं की पूजा अर्चना भी की। इसके तहत शमशान में गधे की पीठ पर बैठकर शख्स को 7 चक्कर लगवाए जाते हैं। सालों से चली आ रही परंपरा को देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि आज के जमाने में भी लोग ऐसे अंधविश्वास को मानते हैं।